हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। मैं 10 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, चाहे आप रीट मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हों। क्योंकि रीट मेंस के एग्ज़ाम में भी बहुत कम दिन बचे हुए हैं और सीटेट के भी फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम डेट तो आप लोगों को पता ही है। तो ये वीडियो तो सीटेट वालों के लिए भी है, रीट मेंस वालों के लिए भी है। तो अब आप लोग देर मत कीजिए। एनसीईआरटी की एसएसटी की किताबें तो आपको पढ़नी ही है। यदि आप लेवल 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे रीट मेंस में और चाहे आप सीटेट का लेवल 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका विषय एसएसटी है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तो जल्दी से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब बहुत कम समय है और लास्ट समय में आप ये सभी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज मैं 11वां चैप्टर पढ़ाऊंगी। 10 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है। इसमें 10 चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट जो वीडियो आया था आधारभूत लोकतंत्र, 10वां अध्याय था आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। अब ये जो लेसन है ये आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। अच्छा लेसन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीट मेंस वालों के लिए राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की किताबें मैं पढ़ा रही हूँ और एक वीडियो में एक किताब को मैं ख़त्म करवा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं यदि आप रीट मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे लेवल 1 का चाहे लेवल 2 का। तो आपको राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। इसीलिए इन्हें मैं काफ़ी समय पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैं एक वीडियो में एक किताब को कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। 4 वीडियो आ चुके हैं, 4 किताबें मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, असली भारत गांव में बसता है। ये किसने कहा है? मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा है कि असली जो भारत है वह गांव में बसता है। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर इसी अध्याय में जानेंगे। पहला है पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं, उनके क्या कार्य हैं, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और अगला जो अध्याय है उसमें नगरीय क्षेत्र पर चर्चा होगी। आगे लिखा है, भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। तो भारत विशाल भी है और विविधताएं भी हैं। विविधताओं के बारे में आपने पढ़ा है कि यहाँ पर विविधताएं हैं, हर धर्म हर संस्कृति के लोगों का यहाँ सम्मान किया जाता है। हर व्यक्ति के रहने का, समुदाय के रहने का तरीका अलग है, तो यहाँ पर विविधताएं हैं। तो भारत आकार में विशाल भी है और विविधताओं वाला देश भी है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, ध्यान रखिएगा, लगभग 6 लाख गांव हैं, 8,000 कस्बे हैं और 4,000 से अधिक नगर हैं। तो 6 लाख गांव हैं, 8,000 कस्बे हैं और 4,000 से भी अधिक नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। तो इतनी विविधता है, फिर भी यहाँ शासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है। ये चित्र दर्शाया गया है ग्रामीण क्षेत्र का। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, घर बने हैं, खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र का एक दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। तो ये आप गांव जो आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य मैंने अभी आपको दिखाया था, ये हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर का है। इस गांव में 200 घर हैं।
घर कितने हैं? 200, और इनकी जनसंख्या लगभग 700 है। घर 200 हैं, जनसंख्या 700 हैं, जिनमें से अधिकांश कृषक यानी किसान हैं। लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के सेना संबंधी कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं? संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रखरखाव और गांव के प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं? तो ये गांव का दृश्य दिखाया गया है। 200 घर हैं, 700 जनसंख्या है। अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर खेती करते हैं यानी किसान हैं। उनकी अपनी भूमि है, उस पर वो खेती करते हैं। गाय और बकरियां भी पालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग संबंध रखते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके खेत भी हैं, तो उनके यहाँ जरूर पशु पालने का काम किया जाता है। पशु वो पालते हैं, या गाय होंगी उनके पास, या भैंस होंगी, या बकरियां होंगी। तो इसी तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। ये जानवर दिखाई भी गए हैं, आप देख सकते हैं। बकरियां दिखाई गई हैं, गाय दिखाई गई हैं। आगे लिखा है, अब आगे बताया जा रहा है कि इस सेना में कुछ लोग हैं, इनके परिवार के जो सदस्य हैं यानी इनके संबंधी या तो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या कुछ जो युवा हैं जिनके लिए गांव में काम नहीं है, तो वो आजीविका के लिए यानी रोजगार की खोज में नगर की तरफ चले गए हैं। गांव की आवश्यकताएं क्या हैं? खेतों के लिए पानी मिले पर्याप्त समय पर। यदि भारी वर्षा हो जाती है तो सड़क जब खराब हो जाती है उसका रखरखाव किया जाए, और गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका रखरखाव किया जाए। और भी कई यहाँ पर समस्याएं दिखाई गई हैं कि जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे। उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? यदि किसी का विवाद है किसी भूमि को लेकर, या किसी कृषि की उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? तो ऐसे कई प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं। इनका निराकरण कैसे होगा ये आगे लिखा हुआ है। लिखा है पंचायती राज व्यवस्था। भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। तो पंचायती व्यवस्था को ही पंचायती राज के रूप में भी जाना जाता है, और ये स्वशासन का एक रूप होता है। आगे लिखा है, स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने, सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनको हल किया जाता है। महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पंचायत। विकास के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना और सरकारी योजनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाना। तो ये सभी महत्वपूर्ण कार्य किसके हैं? पंचायत के। आगे लिखा है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम, खंड और जिला। अभी आपको चित्र दिखाएंगे। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवासों, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती है। अब यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत होती है। खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद।
तो 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के, ग्राम, खंड और जिला। ये तीनों स्तर याद रखिएगा और इसे त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है। और ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ग्राम पंचायत।
अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, ये चुने जाते हैं या इन्हें नियुक्त किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है, इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रशासनिक कार्य करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इनका चुनाव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो पटवारी होते हैं, ये भी प्रशासनिक अधिकारी होता है, इस ये भी नियुक्त किए जाते हैं। तो कई क्षेत्रों में इन्हें पटवारी कहा जाता है और प्रशासनिक अधिकारी भी इन्हें ही कहा जाता है। और इनके पास गांव के भू अभिलेखों का रख रखाव होता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ एक चित्र भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाल हितैषी पंचायत की पहल। लिखा है पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है। बिल्कुल सुननी होती है। जो ग्राम में लोग निवास करते हैं, जो गांव में लोग निवास करते हैं, तो जो पंचायत होती है उन सभी ग्रामवासियों की बात सुनती है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो लिखा है पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं और अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं तथा पढ़ने की आयु में उनका विवाह न करें। तो बाल पंचायत के जो सदस्य हैं, एक साथ मिलकर जो अभिभावक है और अन्य वयस्क हैं उन्हें समझाते हैं कि बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें, बालिकाओं को पढ़ाएं क्योंकि बालिकाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने की आयु में उनका विवाह ना करें। आगे लिखा है बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यहाँ सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। सिक्किम का उदाहरण दिया गया है। पश्चिमी सिक्किम में सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाई। उन्होंने विद्यालय में रसोई घर बनवाई ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सिक्किम का एक गांव है ये। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखें। कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि विद्यालय और संसद की तरह चुनाव के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। अब रीट बेंच वाले जो भी लोग हैं, वो लोग याद रखिएगा इस बाल संसद के बारे में। इसका संबंध राजस्थान से है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप लोग।
तो इससे बच्चों में नेतृत्वकारी भावना और जो सामाजिक मूल्य हैं उनको समझने में सहायता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद। लिखा है इस प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर हैं। उनके नाम पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के पिरामिडी आरेख में दिए गए हैं। वही चित्र जो मैंने आप लोगों को दिखाया है उसी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। इस चित्र की ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, यही 3 स्तरों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है। खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। तो खंड स्तर पर पंचायत समिति है वह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12 सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याओं को सुना जा सके। तो तीनों जो स्तर हैं इसमें विशेष नियम बने हुए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों के लिए, ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है और ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं। तो पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य उनके समान है। ये आप याद रखिएगा। सभी जो सदस्य हैं उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। आगे लिखा है शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये चाणक्य द्वारा लिखा गया। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, चाणक्य भी इन्हें ही कहा जाता है। तो शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना गया, ने लिखा था। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या है और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये जो पुस्तक है ये शासन के बारे में बताती है। इसमें बताया गया है कि राज्य का गठन कैसे किया जाए, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध बनाई जाए, शासक के कर्तव्य बताए गए हैं, युद्ध किस प्रकार किए जाए, इसके बारे में विस्तार में इसमें बताया गया है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। राजा प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रह जिसे उप जिला मुख्यालय कहा जाता है, प्रत्येक 100 गांवों पर करवाटिका जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गांवों पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांवों पर स्थानीय यानी प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करे। ये बताया गया है अर्थशास्त्र में। आगे लिखा है, आगे बढ़ने से पहले यानी कि लेसन समाप्ति की ओर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है।
पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें। लेसन होता है आपका यहीं पर समाप्त। अब यहाँ पर सिर्फ इस लेसन में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अगले जो लेसन है उनमें आपको जिला पंचायत के बारे में बताया जाएगा। तो लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जल्दी जल्दी से वीडियो साथ में देखते चलिए और शेयर भी किया कीजिए आप लोग वीडियो, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अभी तक सीटेट वाले इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी आ गया है, फॉर्म आपके फिल होने शुरू हो गए हैं। तो अब देर मत कीजिए और रीट मेंस वालों को तो देर करनी ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।